आज हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानने वाले हैं, तो बिना किसी टाइम पास के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी औपचारिक रूप से लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड कोलोसल स्टैचू ऑन अमेरिका के ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में लिबर्टी द्वीप में स्थित है। यहाँ लोगों की स्मृति मतलब संयुक्त राज्य अमेरिका और फ्रांस के बीच जो है, इसकी ऊंचाई 305 फीट है। यहाँ एक औरत अपने में एक मशाल पकड़े दाहिने हाथ और एक गोली असर की गोद लेने की तारीख उठाया का प्रतिनिधित्व करती है। स्वतंत्रता की घोषणा 4 जुलाई 1776 में उसे छोड़ दिया है। मशाल जो लौ टिप से हैंडल के नीचे तक 29 फीट मापती है, हाथ के अंदर 42 फुट सेवा सीढ़ी के माध्यम से सुलभ है। एक लिफ्ट आगंतुकों को पैदल मार्ग में अवलोकन डेक तक ले जाती है, जो सीढ़ी तक भी पहुंचा जा सकता है, और एक सर्पिल सीढ़ी आंकड़ा के मुकुट में एक अवलोकन मंच की ओर जाता है। कुर्सी के प्रवेश द्वार पर एक पट्टी का एक गाथा के साथ अंकित है, द न्यू कोलोसस 1883 द्वारा एमा लाजर। यह पेडस्टल के लिए धन जुटाने में मदद करने के लिए लिखा गया था। एक फ्रांसीसी इतिहासकार द डॉरडी डी लेबुलिए ने 1865 में प्रतिमा के लिए प्रस्ताव बनाया। फ्रांसीसी लोगों द्वारा फंड का योगदान दिया गया था और मूर्तिकार के तहत 1875 में फ्रांस में काम शुरू हुआ। फ्रेडरिक अगस्ते बार्थोली प्रतिमा को तांबे की चादरों से बनाया गया था, जिसे हाथ से आकार में बांधा गया था और इसे 4 विशाल स्टील सपोर्ट के ढांचे पर इकट्ठा किया गया था, जिसे डिजाइन किया गया था यूजन इमोनुएल वायलेट ले डक और अलेक्जेंडर गुस्ताव एफिल। 4 जुलाई 1884 को पेरिस में एक समारोह में फ्रांस के मंत्री लेवी मोर्टन को कोलोसस भेंट किया गया था। 1885 में पूरी हुई मूर्ति 151 फीट 1 इंच ऊंची और 225 टन वजनी की थी और न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया गई थी। पैदल अमेरिकी वास्तुकार द्वारा डिजाइन किया गया रिचर्ड मॉरिस हंट और बेडलो के द्वीप पर फोर्ट वुड की दीवारों के भीतर निर्मित बाद में पूरा हुआ। इसकी प्रतिमा पर स्थापित प्रतिमा 28 अक्टूबर 1886 को राष्ट्रपति ग्रोवर क्लीवलैंड द्वारा समर्पित की गई थी। वर्षों में मशाल ने कई संशोधकों का रेखांकित किया, जिसमें 1916 में इसकी विद्युत शक्ति में रूपांतरण और इसके पुनर्निर्माण जो सोने की पत्ती में लिपटा तांबे के साथ शामिल है। 1980 के दशक में मध्य में जब जुलाई 1986 में आयोजित एक शताब्दी समारोह के लिए अमेरिकी और फ्रांसीसी श्रमिकों द्वारा मूर्ति की मरम्मत और जीर्णोद्धार किया गया था। इस साइट को यूनेस्को में जोड़ा गया था, जो साल 1984 था। प्रतिमा को पहली बार यूएस लाइट हाउस बोर्ड द्वारा प्रशासित किया गया था, क्योंकि प्रबुद्ध मशाल को नौसैनिक सहायता माना जाता था, क्योंकि फोर्ट वुड अभी भी एक ऑपरेशनल आर्मी पोस्ट था। 1901 में मूर्ति के रखरखाव और संचालन की जिम्मेदारी युद्ध विभाग को हस्तांतरित की गई थी। इसे 1924 में राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया था और 1933 में प्रतिमा का प्रशासन राष्ट्रीय उद्यान सेवा के तहत रखा गया था। फोर्ट वुड को 1937 में निष्क्रिय कर दिया था और बाकी द्वीप को स्मारक में शामिल किया गया था। 1956 के द्वीप का नाम बदलकर लिबर्टी द्वीप और 1965 में पास रखा गया एक बार के प्रमुख आवर्जन स्टेशन के रूप में एलिस द्वीप को स्मारक के अधिकार क्षेत्र में जोड़ा गया, जिससे इसका कुल क्षेत्रफल लगभग 58 एकड़ हो गया। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के इतिहास पर प्रदर्शन प्रतिमा के मूल 1886 मशाल सहित 2018 तक
प्रतिमा के आधार में समाहित थे, जब उन्हें बगल की स्टैचू ऑफ लिबर्टी संग्रहालय में ले जाया गया। अब कुछ सवाल स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में जानते हैं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी न्यूयॉर्क शहर के तट से दूर ऊपरी न्यूयॉर्क खाड़ी में लिबर्टी द्वीप पर स्थित 305 फीट की मूर्ति है। मूर्ति एक महिला के रूप में स्वतंत्रता का एक व्यक्तिकरण है। वह अपने दाहिने हाथ में एक विशाल मशाल रखती है और बाईं ओर एक गोली पकड़ती है। सवाल दूसरा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी कब बनाया गया था? स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1875 और 1884 के बीच फ्रांस में बनाया गया था। इसे 1885 में न्यूयॉर्क शहर में भेज दिया गया था। यह मूर्ति 1886 में लिबर्टी द्वीप पर फिर से स्थापित की गई थी। हालांकि इसकी डिजाइन की स्थापना के बाद से कई बार मशाल को फिर से डिजाइन किया या बहाल किया गया है। सवाल तीसरा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी किसने गढ़ी? स्टैचू ऑफ लिबर्टी को 1875 और 1884 के बीच फ्रांसीसी मूर्तिकार फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्थोल्डी के निर्देशन में गढ़ा गया था। चीनों ने 1870 में डिजाइन तैयार करना शुरू किया गया था। बार्थोल्डी और उनकी टीम ने स्टील के फ्रेम पर 31 टन तांबे की चादरों को अंकित किया था। अपने मौजूदा कुर्सी पर चढ़ने से पहले प्रतिमा 151 फीट से अधिक लंबी थी और इसका वजन 225 टन था। सवाल चौथा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी होल्डिंग क्या है? उसके उठे हुए दाहिने हाथ में स्टैचू ऑफ लिबर्टी एक मशाल रखती है। यह उस प्रकाश का प्रतिनिधित्व करता है जो प्रेक्षकों को स्वतंत्र का मार्ग दिखाता है। अपने बाएं हाथ में वह एक टैबलेट जुलाई IV MD CCL XXVI दिखाती है, जो रोमन अंकों में स्वतंत्रता की गोद लेने की घोषणा है। सवाल पांचवा, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को क्यों महत्वपूर्ण है? स्टैचू ऑफ लिबर्टी दुनिया में सबसे तुरंत पहचाने जाने वाली मूर्तियों में से एक है, जिसे अक्सर न्यूयॉर्क शहर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। इससे अतिरिक्त मूर्ति के एलिस द्वीप के पास स्थित है, जहां 1943 तक लाखों अप्रवासी प्राप्त हुए थे। इसे वजह से स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी आशा, स्वतंत्रता और न्याय का प्रतिनिधित्व करने के लिए समझा जाता है। अब हम स्टैचू ऑफ लिबर्टी के फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं। नंबर 1, प्रतिमा का पूरा नाम लिबर्टी एनलाइटिंग द वर्ल्ड है। नंबर 2, यह 1886 में अमेरिका को दिया गया फ्रांस का एक उपहार था। नंबर 3, प्रतिमा का सिर 1878 में पेरिस में विश्व मेले में प्रदर्शित किया गया था। नंबर 4, रोबी हुई महिला आकृति स्वतंत्रता की रोमन देवी लिबर्टी का प्रतिनिधित्व करती है। नंबर 5, वहाँ एक मशाल और टैबलेट रखती है, जिस पर अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा की तारीख 4 जुलाई 1776 में अंकित है। नंबर 6, जमीन से मशाल के ऊपर तक मूर्ति 93 मीटर मापती है और इसका वजन 204 मीट्रिक टन है। नंबर 7, लेडी लिबर्टी ने 879 जूते का आकार पहन रखा था। नंबर 8, उसकी 35 फुट की कमर है। नंबर 9, मूर्ति के मुकुट तक पहुंचने के लिए आगंतुकों को 354 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। नंबर 10, ताज में 25 खिड़कियां हैं। नंबर 11, लगभग 4.5 मिलियन लोगों ने 2016 में मूर्ति का दौरा किया। तुलना के माध्यम से लगभग 7 मिलियन लोग हर साल द आईफल टावर में आते हैं और 3.75 मिलियन द लंदन आई पर जाते हैं। नंबर 12, मुकुट पर 7 स्पाइक्स दुनिया के 7 महासागरों की और 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो स्वतंत्रता की सार्वभौमिक अवधारणा का संकेत देते हैं।
नंबर 13, प्रतिमा में एक लोहे का बुनियादी ढांचा और तांबे का बाहरी भाग है जो ऑक्सीकरण के कारण हरा हो गया है। हालांकि यह क्षति का संकेत है, लेकिन पेटिना हरी कोटिंग आगे की गिरावट से सुरक्षा के रूप में भी काम करती है। नंबर 14, एड डाउल्ट डी लेबुली ने प्रतिमा के लिए विचार प्रदान किया, जबकि फ्रेडरिक ऑगस्ट बार्टोहोल्डी ने इसे डिजाइन किया गया था। नंबर 15, लबोले ने प्रस्तावित किया कि अमेरिकी क्रांति में संघ की जीत और दास्ता के उन्मूलन दोनों के उत्सव के रूप में फ्रांस से संयुक्त राज्य अमेरिका को उपहार के रूप में एक महान स्मारक दिया जाना चाहिए। नंबर 16, लेबोले ने यह उम्मीद की थी कि मूर्ति का उपहार फ्रांसीसी लोगों को नेपोलियन III के तहत दमनकारी राजशाही के सामने अपने स्वयं के लोकतंत्र के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करेगा। नंबर 17, गुस्ताव एफिल, जिस आदमी ने आईफिल टावर डिजाइन किया था, वह भी लिबर्टी का स्पाइन के डिजाइन के पीछे था। तांबे की त्वचा को धारण करने वाले धातु के ढांचे का समर्थन करने वाले 4 लोहे के स्तंभ। नंबर 18, तांबे की संरचना बनाने के लिए 300 विभिन्न प्रकार के हथौड़ों का उपयोग किया गया था। नंबर 19, मूर्ति का चेहरा मूर्तिकार की मां चार्लोट पर बनाया गया था। नंबर 20, प्रतिमा की मूल मशाल को 1984 में 24 के सोने की पत्ती में ढके हुए एक नए तांबे की मशाल से बदल दिया गया था। नंबर 21, यद्यपि आप लेडी लिबर्टी के पैरों को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते हैं कि यह वास्तव में एक टूटी हुई झोपड़ी और जंजीरों के बीच खड़ी है। उसके दाहिने पर को उठाया हुआ है, जिससे वह उत्पीड़न और गुलामी से आगे बढ़ती है। नंबर 22, मूर्ति के सकारात्मक अर्थ के बावजूद अमेरिकी स्वतंत्रता और दास्ता की उन्मूलन अफ्रीकी अमेरिकों ने प्रतिमा को अमेरिका की एक विडंबनापूर्वक छवि के रूप में देखा। नस्लवाद और भेदभाव के बावजूद आज़ादी के दौर में भी सभी के लिए स्वतंत्रता और न्याय को देश होने का दावा करना जारी है। नंबर 23, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के दौरान स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इमिग्रेशन का प्रतीक बन गया, क्योंकि संयुक्त राज्य अमेरिका में 9 मीटर से अधिक अप्रवासी आते थे। प्रतिमा के साथ अक्सर पहली चीज होती है जिसे उन्होंने नाव से पहुंचने पर देखा था। नंबर 24, मूर्ति की सबसे प्रसिद्ध सिनेमाई उपस्थिति 1968 की फिल्म प्लैनेट ऑफ द एप्स में थी, जहां इसे रेत में आधा दफन देखा जाता है। नंबर 25, यह स्वतंत्रता दिवस और कल के बाद की फिल्मों में भी नष्ट हो गया है। नंबर 26, मूर्ति की लागत फ्रेंच और अमेरिका के दोनों के योगदान से वित्त घोषित की थी। 1885 में वर्ल्ड नामक एक न्यूयॉर्क अखबार ने घोषणा की कि दाताओं से 1,02,000 जुटाए गए थे और इस कुल का 80% $1 से भी कम की राशि में प्राप्त हुआ था। नंबर 27, बोस्टन और फिलाडेल्फिया में समूह ने मूर्ति के निर्माण की पूरी लागत का भुगतान करने की पेशकश की, बदले में इसके स्थानांतर के लिए। नंबर 28, जब 1886 में पहली बार प्रतिमा बनाई गई थी तो यह अब तक की सबसे ऊंची लोहे की संरचना थी। नंबर 29, 1984 में प्रतिमा को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। नंबर 30, तेज हवाओं में 50 मील पर आवर या इससे अधिक की ऊंचाई पर लेडी लिबर्टी 3 इंच तक झुक सकती है, जबकि उसकी मशाल 5 इंच तक हिल सकती है। नंबर 31, लेडी लिबर्टी के बारे में माना जाता है कि वह हर साल लगभग 600 वोल्ट बिजली के चपेट में आ जाती है। एक फोटोग्राफर ने 2010 में पहली बार इस पर कब्जा किया था। नंबर 32, प्रतिमा से कूदकर 2 लोगों ने आत्महत्या की है, एक 1929 में और दूसरा 1932 में, जबकि कई अन्य कूदकर बच गए।
नंबर 33, अमेरिकी कवि एमा लाजर ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी के बारे में एक सोनेट में लिखा है जिसे द न्यू कोलोसस कहा जाता है। 1903 में कविता को एक कांस्य पट्टिका पर उकेरा गया और प्रतिमा के निचले स्तर के अंदर रखा गया। नंबर 34, जिस द्वीप में यह खड़ा है उसे पहले बेडलो द्वीप कहा जाता था, लेकिन 1956 में इसका नाम बदलकर लिबर्टी द्वीप कर दिया गया। नंबर 35, पेरिस में एक छोटे संस्करण सहित प्रतिमा के विभिन्न प्रतिकृतियां हैं और नेवादा में लास वेगास स्ट्रिप पर एक है। नंबर 36, 1944 में मुकुट में रोशनी ... डैश चमकती थी, जो कि मोर्स कोड में वी का अर्थ है, यूरोप में विजय के लिए। नंबर 37, एंडी वारहोल ने 1960 के दशक में अपनी पॉप आर्ट श्रृंखला के भाग के रूप में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को चित्रित किया। इसकी कीमत $35 मिलियन से अधिक होने का अनुमान है। नंबर 38, प्रतिमा 16 साल 1886 से 1902 के लिए प्रकाश स्तंभ के रूप में कार्य करती है, जो 24 मील दूर तक की दूरी तय करती है। नंबर 39, प्रतिमा अक्टूबर 2020 में अपना 135वां जन्मदिन मनाएगी। नंबर 40, कॉमिक बुक के पात्र मिस अमेरिका को प्रतिमा द्वारा उनकी शक्तियां प्रदान की गई। नंबर 41, 11 सितंबर के आतंकवादी हमलों के बाद मूर्ति को सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया। 2004 में पैदल यात्रा फिर से शुरू की गई और 2009 में प्रतिमा, लेकिन केवल सीमित संख्या के आगंतुक ही ताज तक जा पाए। नंबर 42, तूफान सैंडी के प्रभाव के कारण 2012 में मूर्ति को फिर से बंद कर दिया गया था। नंबर 43, 1916 में जब जर्मन तोड़फोड़ी ने विश्व युद्ध एक के दौरान एक विस्फोट किया तो मूर्ति को मामूली क्षति हुई। मशाल असर वाले हाथ को सबसे अधिक नुकसान हुआ। मरम्मत कार्यों के साथ $1 लाख की लागत आई। मशाल में सीढ़ियों को सुरक्षा कारणों से जनता के लिए बंद कर दिया गया था और तब से बंद है। नंबर 44, कोई भी तब से मशाल का दौरा करने में सक्षम नहीं है। नंबर 45, निजी नावों को लिबर्टी और एलिस द्वीपों पर गोदी करने की अनुमति नहीं है, इसलिए नौका प्रणाली के माध्यम से एकमात्र रास्ता है। नंबर 46, प्रतिमा के 300 तांबे के टुकड़े 214 बक्से में फ्रांसीसी जहाज इसरे पर अमेरिका भेजे गए थे, जो लगभग तूफानी समुद्र में डूब गए थे। नंबर 47, लिबर्टी द्वीप न्यूयॉर्क राज्य के क्षेत्र के भीतर संघीय संपत्ति है, भले ही यह न्यू जर्सी के करीब हो। नंबर 48, 1982 में यह पता चला कि सिर को 2 फीट दूर केंद्र में स्थापित किया गया था। नंबर 49, प्रतिमा के 2 चित्र $10 बिल पर दिखाई देते हैं। नंबर 50, मूर्ति और पेडस्टल के निर्माण की लागत $5 लाख से अधिक है। आज के पैसे में $10 मिलियन से अधिक है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद घंटी को बटन दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। धन्यवाद।